हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ एआरओ परीक्षा में, आपके कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और इन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस पुस्तक से। अभी तक हमने इस सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मॉडर्न इंडिया और इन्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं और ये साइंस का 3rd लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा क्लास। तो चलो अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी इस कोर्स के बारे में जिसको कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है स्पेशली आरओ एआरओ बैच के लिए इलाहाबाद। इस कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर इस कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे और इस सीरीज का हम 51 क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। सोप बबल अटेन स्पेरिकल शेप ड्यू टू, साबुन का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके कारण गोलाकार आकार ले लेता है? इनर्शिया की वजह से, प्रेशर की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से या फिर विस्कोसिटी की वजह से। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? वो है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन अगर हम कहें तो लिक्विड की एक इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जो लिक्विड है वो एक पतली सी इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे अगर आप बबल को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये लिक्विड है, आपको लगेगा एक पतली सी कोई गोल सी शीट है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा पानी के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट चल रहे हैं, तो वो इंसेक्ट कैसे चल रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो पानी है वो एक पतली सी शीट की तरह है। तो इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि लिक्विड ऐसे अपीयर होता है जैसे कि वो पतली सी एक इलास्टिक शीट हो। और ये सरफेस टेंशन होता क्यों है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो आपका सही उत्तर सी है। अब हम देखते हैं कोहेसिव फोर्स क्या होता है। दो तरीके के फोर्सेस को जानिए क्लास, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडिसिव फोर्स। जब भी हम कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं तो कोहेसिव फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे अगर हम एक लिक्विड की बात करें, हम वाटर की बात करें तो वाटर, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो हम उसे कोहेशन कहते हैं, वहाँ पर कोहेसिव फोर्स होता है जब मॉलिक्यूल सिमिलर होते हैं। जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? कोहेसिव अट्रैक्शन कहेंगे या फिर कहेंगे वहाँ पर कोहेशन है। ठीक है, फिर जब हम एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे वाटर और ग्लास के बीच में जो आपका अट्रैक्शन होगा उसे एडिशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि लिक्विड एक पतली सी इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू कोहेशन, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स के वजह से ये आपकी प्रॉपर्टी आती है। ये याद रखिएगा, जब एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ठीक है, या फिर मरकरी के मॉलिक्यूल का स्ट्रांगली चिपकना। तो दो मरकरी के मॉलिक्यूल एक साथ अगर चिपके हुए हैं तो वहां पर कोहेसिव फोर्स है, ये याद रखिएगा। इस कोहेसिव फोर्स की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो बनती है, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा, ये भी याद रखिएगा। और सरफेस टेंशन का रिजल्ट क्या होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट का शेप होता है वो हमें इस तरीके से बबल के शेप में अपीयर होता है जैसे कोई एक पतली सी प्लास्टिक शीट हो। ठीक है, हम देखते हैं जो इंसेक्ट है वो आराम से पानी में चल पाता है, क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, जो निडल है वो पानी में आराम से फ्लोट कर रही होती है, क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, जहाँ पर जो लिक्विड है वो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो एक प्लास्टिक शीट हो। ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो
लीव्स पे हैं वो भी एक पतली सी शीट की तरह गोल गोल दिखती हैं, या फिर हम सोप बबल की बात करें, ये सब जो है सरफेस टेंशन की वजह से होता है। समझ में आ गया होगा क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस का प्रॉपर्टी है जिसमें सरफेस एक स्ट्रेस लेयर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो लिक्विड का सरफेस है वो एक लेयर की तरह, स्ट्रेस लेयर की तरह बिहेव करता है। ये मेनली मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसको कि मैं कोहेसिव अट्रैक्शन कह रही हूँ। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट का राउंड शेप होना, निडल का पानी पर तैरना। कोहेसिव फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन होता है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके का अट्रैक्शन है, कोहेसिव अट्रैक्शन है। कोहेसिव अट्रैक्शन मेनली सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर मरकरी ड्रॉपलेट एक साथ चिपक जाते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। चलो, मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन अ कैपिलरी इज, बताइए यहाँ पर मेनिस्कस ऑफ मरकरी इन अ कैपिलरी इज एक नलिका में पारे का नवचंद्रक होता है, कॉनकेव, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, प्लेन समतल या फिर बेलनाकार सिलेंड्रिकल। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब हम मेनिकस की बात कर रहे हैं वाटर के, तो यहाँ पर आपको कॉनकेव मेनिकस मिल रहा है, कॉनकेव। ठीक है, और जब हम मरकरी की बात करें, ये क्या है, ये मरकरी है। ठीक है, ट्यूब में आपको मरकरी दिख रहा है, तो इसका मेनिकस कैसा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the temperature increases, the angle of contact of a liquid, जब तापमान में वृद्धि होती है तब द्रव का स्पर्श कोण इंक्रीज बढ़ता है, डिक्रीज घटता है, रिमेन द सेम, इंक्रीज बाय 3/4। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान दीजिए क्लास, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्स जो है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो है या कोहेसिव अट्रैक्शन जो है वो घटेगा, जिसके वजह से क्या होगा, सरफेस टेंशन भी जो है वो घटता है। और सरफेस टेंशन घटने की वजह से क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ लिक्विड होता है वो भी डिक्रीज होता है। तो इस प्रश्न का 53 का आपका जो सही उत्तर है वो है बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और इसी के वजह से हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन जो है वो भी कम हो जाता है। और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया ना। तो जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोहेसिव फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। 54th क्वेश्चन को देखते हैं। अ बोट विल सबमर्ज इन अ वाटर व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, एक नाव जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब जा रही है। ठीक है, एक नाव पानी में डूब जाएगी जब वह अपने डैश के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। तो यहाँ पर अपने वेट के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। बी आपका सही उत्तर है। आर्किमिडीज लॉ आपने पढ़ा होगा। आर्किमिडीज जब पानी के टब में बैठे और पानी डिस्प्लेस हुआ तो उन्होंने क्या चिल्लाया, यूरेका यूरेका। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं बताती हूँ आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है बी। ध्यान दीजिएगा क्लास। अच्छा, मैंने देखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में जो साइंस के क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं इन साइंस के क्वेश्चंस को अच्छा मानूंगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा साइंस के क्वेश्चंस को अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं। जैसे ये आपकी एक वेइंग मशीन है जिसमें कि हम इस आयरन का वेट देख रहे हैं। ठीक है, तो इस आयरन का वेट आपको इस वेइंग मशीन में कितना दिख रहा है, 5 kg दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 5 kg। समझ में आ रहा है, कितना है, 5 kg है, आपको दिख रहा है। अब आपने क्या किया, इस आयरन को इस पानी में सबमर्ज किया। ठीक है, इस आयरन को इस पानी में डुबोया तो हमने देखा जो वेट अभी इसी वेइंग मशीन में 5 kg दिखा रहा था वो घटकर अब 3 kg दिखा रहा है।
3 kg दिखा रहा है। और यहाँ पर इस बीकर में से कितना पानी आपका बाहर निकला है उसका अगर आप वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 kg के बराबर है। ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैंने आपको बताई है। ये एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। इस बीकर में इस आयरन को डिबोने के पहले हमने इसका वेट ले लिया। हमें पता है इस आयरन का जो वेट है वो 5 kg है। अब हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, इस आयरन को इस पानी में सबमर्ज किया, डिबोया, तो हमने देखा इसका जो वेट है अब इस वेइंग मशीन में 3 kg दिखा रहा है। ठीक है, मतलब 2 kg से घटा हुआ वेट दिखा रहा है। और देखने वाली बात ये थी कि जितना पानी यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है इस आयरन के अंदर जाने से उसका वेट कितना है, 2 kg के बराबर है। तो अगर आप देखेंगे 3 kg और 2 kg 5 kg के इक्वल है, तो यहाँ पर जब बॉडी सबमर्ज हुई तो कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, वो 2 kg डिस्प्लेस किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बायोन फोर्स लगता है, बायोन्सी की बात हम करते हैं। आपने कभी पानी के बकेट में एक मग्गे को डिबोने का प्रयास किया है? जब आप पानी की बकेट में मग्गे को डिबोते हैं, उसको ऐसे दबाते हैं, तो आपको एक फोर्स ऊपर की तरफ महसूस होता होगा। बचपन में सबने किया है। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज घर पे जाकर ज़रूर करिएगा। एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, एक खाली मग्गा लीजिएगा और उस मग्गे को उल्टा पानी में रखिएगा और उसको दबाने का प्रयास करिएगा, तो आपको एक अपवर्ड फोर्स महसूस होगा। उसको हम बायोन्सी कहते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उतना पानी डिस्प्लेस हुआ जितना वेट यहाँ पर कम दिखा रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। चलो अभी आगे भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो और चीज़ें समझ में आएगी। वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देखो, व्हाट हैपेंड टू अ स्पेरिकल बॉल मेड अप ऑफ स्टील व्हेन इट इज डिप्ड इन अ बकेट फुल ऑफ मरकरी। क्या दिया गया है, जब स्टील से बनी एक गोल गेंद पारे से भरी बाल्टी में डुबोई जाती है तो क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास इसमें वेसल में जो लिक्विड है वो है मरकरी। ठीक है, मरकरी है ये, ध्यान रखिएगा। और इस मरकरी में हमने एक स्टील बॉल को डाला है, तो ये क्या स्टील बॉल जो है मरकरी में फ्लोट कर रही है। और यही आपके प्रश्न में पूछा गया है, जब स्टील से बनी एक गोल गेंद पारे से भरी बाल्टी में डुबोई जाती है तो क्या होता है, जो गेंद है वो मरकरी में फ्लोट करती है। आपका सही उत्तर क्या हो गया, बी आपका सही हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है, स्टील से बनी जो बॉल है उसका घनत्व पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर परीक्षा में पूछे कि स्टील की जो बॉल है उसको अगर हम मरकरी में डिप करें, मरकरी के बकेट में डिप करें तो वो फ्लोट करती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न यही है, इस्पात मतलब स्टील का घनत्व पारे के घनत्व के मरकरी के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है, इस कारण वो फ्लोट करती है। चलो, पानी में डिबोएंगे तो क्या होगा, स्टील की बॉल को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है, लेकिन मरकरी में वो फ्लोट कर रही है। चलो, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बताइए। जब हम फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं तो अभी हम किसके लॉ की बात कर रहे हैं, हम आर्किमिडीज के लॉ की बात कर रहे हैं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, While crossing a river in a boat, it is advisable to stand because, ठीक है, एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती है। बताइए, जब नाव आपकी चलती है तो आपसे बोला जाता है बैठे रहो, खड़े मत हो, नहीं तो अभी डूब जाओगे, बोला जाता ना डूब जाएगी नाव। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। पहला ऑप्शन आपको दिया है, व्यक्ति डर जाएगा और तंत्र की अस्थिरता का कारण बना रहेगा। अब जो व्यक्ति है अगर वो बोट में खड़ा हो जाएगा तो बेचारा भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, पहला कारण दिया है। दूसरा दिया है, यह तंत्र के गुरुत्व केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, केंद्र निम्न बनाए रखेगा जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित होगी। ठीक है, तीसरा दिया गया, यह तंत्र नाव के गुरुत्व केंद्र को उच्च बनाए रखेगा जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित नहीं होगी। अच्छा, सुनिश्चित नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। यह तंत्र की चाल को एकाएक बढ़ा या घटा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2026 में पूछा गया प्रश्न है ये याद रखिएगा। आपको बैठने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह तंत्र नाव और यात्रियों के गुरुत्व केंद्र को उच्च बनाए रखेगा जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित नहीं होगी अगर व्यक्ति खड़ा होता है।
तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप दीजिए, मैंने आपको बायोन फोर्स के बारे में और आपको पता है ग्रेविटी के बारे में, ठीक है, दोनों फोर्सेस के बारे में आपको पता है। गुरुत्व की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम बात कर रहे हैं बायोन फोर्स की। तो जब जो बोट है आपकी, आप बैठे रहते हो तो कुछ इस तरीके से स्टेबल रहती है, लेकिन अगर आप यहीं पे खड़े हो जाओगे तो ग्रेविटी और बायोन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण जो बोट है वो टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये एरो जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बायोन फोर्स और ग्रेविटी को, ठीक है। एक जगह दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जो बॉडी है वो स्टेबल है, आपकी बोट एकदम सीधी है, लेकिन जब आप यहाँ पर स्ट्रेट खड़े होते हो तो ग्रेविटी की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है और बायोन फोर्स अभी भी लग रहा है, जिसके वजह से जो बोट है वो आपकी टेढ़ी भी हो सकती है। समझ में आया? दिस विल कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिस्टम हाई विच नॉट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द बोट, ठीक है, क्लियर है ना? सी आपका सही उत्तर है। When a boat is crossing a river, it is not advised to stand on it because standing can disturb the boat balance, ठीक है। अब बोट फ्लोट ड्यू टू इक्विलिब्रियम, किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम है, हमने देखा ग्रेविटी और बायोन फोर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसी वजह से जो बोट है हमारी सीधी फ्लोट कर रही है। लेकिन जब कोई पर्सन सडनली खड़ा होता है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बोट की वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं जो बोट है वो स्ट्रेट ना होकर टिल्ट भी हो सकती है। क्लियर हो गया होगा? चलो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पर आरओ एआरओ में जो प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं वो काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के सिंपल क्वेश्चन थे, पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन थे, सारे सब्जेक्ट्स के सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो, अ वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है वो पानी के सरफेस में आपका फ्लोट कर रहा है। द अपरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज फ्लोटिंग, यहाँ पर फ्लोट कर रहा है तो आपको बताना है कि अपरेंट वेट क्या होगा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। अरे भाई, अभी मैंने आपको बताया जो ब्लॉक है वो तो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, समर्ज तो हुआ नहीं, डूबा तो है ही नहीं, तो पानी डिस्प्लेस की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। इज लेसर देन इट्स इक्वल वेट पेन कैन नेवर बी जीरो। अरे जब ये फ्लोट करता और जब ये सबमर्ज होता, अंदर होता, तब आप इसके वेट को कैलकुलेट करते, तब हम कहते कि इसका अपरेंट वेट के कंपैरिजन में अभी वेट कम दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको आयरन ब्लॉक के उसमें बताया कि जब आप एयर में उसके वेट को मेजर कर रहे थे तो 5 kg उसका वेट आ रहा था, लेकिन जब पानी में हमने उसको डिबो दिया, अब उसके वेट को हम मेजर कर रहे हैं तो उसके वेट में हमें क्या दिख रहा है, कमी दिख रही है, वो 5 kg अब खाली 3 kg दिख रहा है, ठीक है। और आखिरी आपको दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन, 58 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, अपरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज फ्लोटिंग, ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है तो इसका अपरेंट वेट 0 होगा। सी आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया? यहाँ पर देखो, इफ अ वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ वाटर देन इट्स अपरेंट वेट इज 0, उसका वेट जो है अपरेंट वो 0 है। When the block floats, the upward buoyant force exerted by the water become equal to the weight of the block. ये हमेशा याद रखेगा, जब भी कोई ब्लॉक पानी के सरफेस पे आपका फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पर जो बायोंट फोर्स है, ठीक है, वो आपका इक्वल हो जाता है टू द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल हो जाता है। तो वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू द बायोंट फोर्स, तो हम कह रहे हैं नेट फोर्स जो है वो 0 है, हेंस द ब्लॉक अपीयर वेटलेस इन वाटर। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो ब्लॉक है उसका तो कोई वेट ही नहीं है, इसीलिए तो वो पानी में डूब नहीं रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। समझ में आई ना ये चीज़ आपको कि देखो, अगर कोई चीज़ हैवी है, ठीक है, अगर स्टील बॉल है वो हैवी है, उसको आप पानी में डालोगे तो क्या होता है, वो पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी स्टील की जब हम शिप बनाते हैं तो वो पानी में फ्लोट करती है। कभी सोचा है आपने कि जो बॉल है, आपने कहा मैम ये बॉल बहुत हैवी है, पानी में डालेंगे डूब जाएगी, अरे भाई शिप भी तो हैवी है, तो वो फिर क्यों नहीं पानी में डूबती, क्योंकि बायोंट फोर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका वेट ऑफ ब्लॉक है, जो शिप का जो वेट है वो बायोंट फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो ऐसा अपीयर होता है कि वो जो शिप है वो वेटलेस है। समझ में आ गया होगा? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन को, 59th क्वेश्चन को हम देखेंगे।
4 cans of different size are filled with the same liquid to the same depth। ठीक है, 4 कैन हैं आपके डिफरेंट साइजेस के, एक कैन ये है, एक कैन ये है, एक कैन ये है, एक कैन ये है, ऐसे मान लो। ठीक है, और ये डिफरेंट साइजेस के हैं एंड शेप भी इनका डिफरेंट है, तो अलग अलग शेप ले लेना। एंड फिल्ड विद द सेम लिक्विड, इसमें लिखा है कि उनको सेम लिक्विड से फिल किया गया है टू द सेम डेप्थ। तो क्या होगा? The force of a liquid on the bottom of each can is same. The pressure of the liquid on the bottom of each can is same. The least pressure is at the bottom of the can with the largest bottom area. The greatest pressure is at the bottom of the can with the largest bottom area. इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अलग अलग शेप के 4 कैन लिए गए हैं जिनका शेप और साइज अलग है, लेकिन उनमें सेम लिक्विड फिल किया गया है टू द सेम डेप्थ। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो प्रेशर होगा, द प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ ईच कैन इज सेम। ये ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर होगा सारे कैन में, ठीक है, एट द बॉटम वो आपका सेम होगा, क्योंकि सेम लिक्विड का यूज किया गया और सेम डेप्थ तक उनको फिल किया गया है। बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दाब का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वो H इंटू डी इंटू जी होता है, जहाँ पर H क्या होता है? सतह से उस बिंदु की गहराई, गहराई की बात हम कर रहे हैं, डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे द्रव्य के डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, और जी क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रेशर मिलता है। स्पष्ट है कि चारों डिब्बे के तल का दाब समान होगा, क्योंकि चारों डिब्बे विभिन्न साइज और आकार के हैं, परंतु इनमें भरे तरल की ऊंचाई, जो डेप्थ है, जितना उसमें फिल किया गया है वो सामान्य है, और द्रव्य का घनत्व भी सेम है। समझ में आया ना? ये भले ही अलग अलग शेप के साइज के हों, लेकिन इसमें जो लिक्विड फिल किया गया है वो आपका सेम है, मतलब उन लिक्विड की डेंसिटी आपकी सेम है, प्लस सेम डेप्थ तक उनको फिल किया गया है, मतलब यहाँ पर H भी सेम है। समझ में आया? तो प्रेशर की जब हमने यहाँ पर बात की कि प्रेशर इक्वल्स टू H इंटू डी इंटू जी, तो H भी आपका सेम है, D भी आपका सेम है, G भी आपका सेम है, इसी वजह से सारे कैन में बॉटम में सेम प्रेशर लगेगा। समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, 60 क्वेश्चन को देखते हैं। मैं फिर एक बात कहूँगी कि यहाँ पर आरओ एआरओ में जो साइंस के क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न मानूंगी मैं इसको, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं ये। चलो 60 क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? इन अ प्रेशर कुकर द फूड कुक फास्टर बिकॉज, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा में आप में पूछा गया है कि दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है। ठीक है, कुकर में आपका भोजन जल्दी पकता है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इनक्लोज्ड इन अ कुकर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, प्रेशर की वजह से, जो वाटर वेपर के प्रेशर की वजह से कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से खाना बहुत जल्दी पक जाता है। ये ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर अभी मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये प्रश्न जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप में से पता नहीं कौन सा एक स्टूडेंट है जिसको बड़ी दिक्कत होती है कि ऐश्वर्या मैम बार बार ये कहती हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अरे भाई, जब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है ना कि मैं आपको बताऊं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ लो। इसमें इरिटेशन वाली कौन सी बात होती है? लेकिन होती है तो अब गलत चीज़ को थोड़ी सही किया जा सकता है। चलो अब आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, डेंसिटी से रिलेटेड प्रश्न है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास, मास प्लस वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न है, इसीलिए मैं इसको आसान प्रश्न कहूँगी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डी आपका सही उत्तर है। 62nd क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दिया गया है? इफ वी एड सॉल्ट टू अ प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल, बताइए अगर हम किसी पानी में, प्योर वाटर में सॉल्ट ऐड कर दे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर दिखेगा? इट विल इंक्रीज, डिक्रीज बाय 1/2 वैल्यू, रिमेन द सेम, डिक्रीज बाय 3/4 वैल्यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 62 का आपका सही उत्तर क्या है? जब भी हम प्योर वाटर में सॉल्ट को ऐड करेंगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थर्मल एनर्जी और थर्मल कंडक्शन रेडिएशन से रिलेटेड प्रश्न है। इस समय आप सभी लोग मटके का पानी पी रहे होंगे, ठीक है। मटके के पानी में पानी ठंडा रहता है, क्यों रहता है, ये पूछा गया है। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है क्योंकि इसका सिद्धांत जो है वो डिफ्यूजन का है, ट्रांसपिरेशन का है, कंडेंसेशन का है या फिर इवेपोरेशन का है। तो बताइए 63rd का आपका सही उत्तर क्या होगा? ये होता है इवेपोरेशन के वजह से। डी आपका सही उत्तर है। अब देखो, ये एक मड का पॉट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक मिट्टी का पॉट है, ठीक है, मटका है। अब मटके में छोटे छोटे होल्स होते हैं, मानोगे बात आप, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स के थ्रू क्या होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। और इस इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए जो हीट होती है वो कहाँ से मिलती है? पानी की हीट एब्जॉर्ब होती है। अब जब पानी की हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी इवेपोरेशन प्रोसेस में, तो मतलब क्या है? पानी में से गर्मी कम होगी और पानी आपका ठंडा होगा। यहाँ पर स्टील बर्तन में अगर पानी को रखोगे तो क्या होगा? वो आपका गर्म ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के होल नहीं है और इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ क्लियर है? तो डी आपका सही उत्तर होगा। घड़े की दीवारों के छोटे छोटे छिद्रों में, मतलब होल से पानी बाहर आता है और जल्दी वापस मतलब इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा, जो वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो इसमें जो आवश्यक एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, जो आवश्यक उष्मा होती है, जो हीट होती है, उसे पानी से ली जाती है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। समझ में आया ना? ये जो मड है, मड का आपका क्या है? बर्तन है ये, उसमें पानी रखो, आजकल घड़े में पानी रखो। जो घड़ा है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स के थ्रू इवेपोरेशन हो रहा होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हीट की ज़रूरत होती है। अब ये हीट कहाँ से आता है? ये हीट वाटर से आता है। और जब आप वाटर से हीट को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो पानी कैसा होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा, ठीक है। वही लिखा है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा पानी से ली जाती है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए गर्मियों में घड़े का पानी फ्रिज जैसा ठंडा महसूस होता है, अच्छा भी लगता है जब तक उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है। चलो 64th क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए अब फिर प्रचलन आ रहा है, अब लोग फिर घड़े का पानी पी रहे हैं और घड़ा भी बड़ा सुंदर सुंदर डिजाइन का अब आ रहा है। चलो, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, बताइए उष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन है? लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछा गया है। 64 का आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा डी, ठीक है, सिल्वर हो जाएगा। जिन पदार्थों में उष्मा का चालन शीघ्रता से होता है वह उष्मा का सुचालक कहलाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। और यहाँ पर जो धातुएं दी गई थी उसमें जो चांदी है वो सर्वोत्तम सुचालक है, ठीक है। तत्पश्चात एल्यूमिनियम तथा तांबा है। तो सबसे पहले सिल्वर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर कॉपर है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तरंग से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द फॉर्जरी इन करेंसी नोट? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे मुद्रा नोटों में जालसाजी पकड़ने में प्रयुक्त होती है? तो बताइए ये नोट जो है वो असली है कि नकली, उसके लिए किस वेव का यूज किया जाता है? इंफ्रारेड का, अल्ट्रावायलेट वेव्स का, माइक्रोवेव्स का या फिर रेडियो वेव्स का? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर यूवी रेस का, अल्ट्रावायलेट रेस का यूज किया जाता है कि ये जो नोट है वो असली है कि नकली, पहचानने के लिए। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट इन अ वेव इज रिफर्ड एज, ठीक है, तरंगों के दो क्रमागत तरंग श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ये आपका क्या है? ये क्रेस्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेवलेंथ। यही पूछा गया है, ठीक है। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न है। 67 क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सुपरसोनिक एयरप्लेन जनरेट शॉक्स वेव नोन एज,
यहाँ पे बोला गया है कि सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये सोनिक बूम कहलाती है, ट्रांजिशन वेव कहलाती है, अल्ट्रासाउंड कहलाती है या फिर ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 18/12/2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो सुपरसोनिक एयरप्लेन जो शॉक्स जनरेट करते हैं उन वेव्स को हम सोनिक बूम कहते हैं। 67 का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखें। 68 क्वेश्चन को देखिए, बड़ा है तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इन अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण डैश गति करते हैं। तो पढ़ लीजिए, अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे विक्षोभ के संरक्षण की दिशा में समांतर दिशा में चलते हैं। ठीक है, पैरेलली चलते हैं। या फिर अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। परपेंडिकुलर चलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, या फिर हम बोले पैरेलल चलते हैं। ठीक है, किस तरीके से चलते हैं? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस प्रश्न के लिए थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ रही होंगी तो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों साथ में नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा साइड में होंगी। अगर आपको हिंट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है इस तरीके से है और वो कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म करके अपना ट्रेवल करती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब आप मुझे आंसर बताइएगा ABCD में से सही उत्तर क्या है। तो 68 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? वो है ए। ठीक है, अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। कहीं पर भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं फिर एक बार आपसे कहूँगी साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत अच्छा कहने का मतलब कि प्रश्न जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं, लेकिन अगर आपको थ्योरम पता है तो आप आराम से प्रश्नों को कर भी सकते हैं। तो कहीं पर भी दिक्कत हो रही है बेझिझक ऐश्वर्या मैम को बताओ। ये मत सोचना अरे मैम क्या सोचेंगे, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। मन अंदर से ना ये डर निकालो। मैं जब स्टूडेंट थी ना तो मेरे अंदर ये बहुत बड़ा डर था। मैं जानती हूँ क्लास, एक चीज़ हमेशा याद रखें, यू शुड ऑलवेज हैज़ अ करेज टू बी डिसलाइक्ड। मैं आपसे कुछ चीज़ें बीच क्लास में इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे मन में भी थॉट्स चलते हैं, मैं शेयर करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी तरीके से सही ही हूँ हमेशा, ये भी चीज़ मैं मानती हूँ। मैं भी एक लर्निंग फेज़ में हूँ। ठीक है, आप लोगों की तरह जीवन में रोज़ कुछ नई चीज़ें देख रही हूँ, कुछ नई चीज़ें सीख रही हूँ और कई बार अपनी ही बोली गई चीज़ों को गलत भी ठहरा रही हूँ। यही जीवन है। ज़रूरी नहीं है आज इस स्टेज पे खड़े होकर मैं आपको जीवन का कोई एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो वो 100% सही हो सकता है 2 साल बाद मैं ही आपसे कहूँ कि उस दिन जो चीज़ मैंने बोली थी वो गलत था, वो पूरी तरीके से सही नहीं था। यही जीवन है, यही हम रोज़ जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में क्या सीखा? करेज टू बी डिसलाइक्ड। आप समझ रहे हैं, एक बुक भी है करेज टू बी डिसलाइक्ड। आपके पास ये करेज होना चाहिए कि अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप कहें कोई बात नहीं, आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। हमेशा एक अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, सबकी बातें मानना, ठीक है, सही होते हुए भी अपने आप को गलत ठहरा देना, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा बनना है, तो ये गलत चीज़ होती है जीवन में। अगर आप सही हैं तो अपने आप को मजबूती के साथ रखिए। ठीक है, इसी तरीके से कई बार जो विद्यार्थी हैं वो अपने टीचर से प्रश्न इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मैम से या सर से इस प्रश्न को पूछूंगा तो उनको लगेगा कि ये कितना कमज़ोर बच्चा है, कितना डम बच्चा है कि उसको एक छोटी सी थ्योरी नहीं समझ में आ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का प्रश्न है, ठीक है, जागरूकता है, तो प्रश्न करिए। अगर आपका प्रश्न सही होगा
तो उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और हो सकता है आपके प्रश्न पूछने के वजह से कई और बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो अपने अंदर मन में ये भय मत रखा करिए कि अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हमारी इमेज उसके सामने गलत पेश होगी ना। इस डर से कभी भी प्रश्न करना मत छोड़िएगा। अगर आपका प्रश्न सही है तो वो प्रश्न आपके माता पिता से हो, आपके भाई बहन से हो, आपके पार्टनर से हो, चाहे आपके टीचर से हो, वो प्रश्न ज़रूर होना चाहिए। और मैं कहती हूँ उसका उत्तर भी आपको अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रश्न सही है, ठीक है, और मेरे पास उसका उत्तर होगा तो मैं उसका उत्तर भी ज़रूर दूंगी। तो प्रश्न पूछने से कभी भी डरिएगा मत। हाँ, प्रश्न तब पूछिए जब आपकी जागरूकतावश प्रश्न को पूछिए। किसी को गिराने के लिए अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, कि किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने प्रश्न किया तो फिर वो गलत है। नहीं, आप अपनी जागरूकता के लिए उस प्रश्न को कर रहे हैं, आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, किसी तरीके का सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो वो प्रश्न बिल्कुल सही है। और प्रश्न करने का अधिकार आपको खुद को भी देना चाहिए, अपने बच्चों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्नों से कभी भी मत घबराया करिए। चलिए अब 69 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नों से मत घबराइएगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो फिर कहोगे मैम प्रवचन अच्छा देती हैं आप। वैसे मैं प्रवचन अच्छा देती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। चलो 69 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, हियरिंग रेंज ऑफ अ ह्यूमन, मानव की श्रव्य योग परास कितनी हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर बताइए आप, सुनने की क्षमता की बात यहाँ पर की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक आपकी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑडिबल ए आपका सही उत्तर है। क्लियर है। चमगादड़ की अगर हम बात करेंगे 20 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है। पता है आपको चमगादड़ को रात में दिखता नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनिक की वजह से वो समझ जाता है कि कहाँ पर किस तरीके की रुकावट आने वाली है, ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि की वजह से। हाथी की अगर हम बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज होती है कि नीचे सुनने की क्षमता होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनने के लिए सक्षम होता है, इसीलिए बिना रात में उसको दिखाई नहीं दे रहा तब भी वो आराम से ट्रेवल कर लेता है। हाथी की बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज के नीचे ध्वनि सुनने के लिए ये सक्षम होते हैं। स्पीड ऑफ साउंड की अब हम बात करते हैं, ध्वनि की गति की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या प्रश्न में पूछा गया है, मिनिमम इन सॉलिड, मिनिमम इन गैसेस, मैक्सिमम इन गैसेस, सेम इन डिफरेंट मीडियम। साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। सेम इन डिफरेंट मीडियम आपका गलत है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो आपकी मिनिमम होती है किसमें, गैसेस में, बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस में जो है वो ध्वनि सबसे तेजी से आपकी ट्रेवल करती है, ठीक है, गति अधिकतम होती है, और गैस में, गैसेस उसमें क्या होती है आपकी न्यूनतम होती है, ठीक है। और अगर कहीं पर वैक्यूम है तो वहाँ पर आपको ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। तो ध्वनि को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, तो वहाँ पर ध्वनि नहीं सुनाई देगी। और ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सॉलिड में होती है, और मिनिमम की बात करेंगे तो गैस में होती है। 71 क्वेश्चन को देखते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड के बारे में पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो पढ़िए ABCD में से सही ऑप्शन को आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आराम से बताइए। द स्पीड दैट एक्सीड 2 times द स्पीड ऑफ द साउंड, द स्पीड दैट exceeds the 3 times the speed of the sound, the speed that exceed 4 times the speed of the sound, the speed that exceed 5 times the speed of the sound। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। गति जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है तो हम उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो 71 का डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति, लाइट की हम बात करते हैं। यहाँ पर लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, प्रकाश सर्वाधिक तीव्र गमन करता है पानी में, ठीक है, कांच में, वायु में, या फिर हीरे में, डायमंड में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो लाइट सबसे तेज स्पीड से किस में ट्रेवल करता है, पानी में, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पानी में अगर हम देखेंगे सबसे तेज चाल होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, सन की जो रेज है उनको पृथ्वी पर आने के लिए कितना समय लगता है, आप बताइएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 73rd का आंसर बताइए मुझे। बताइए, यहाँ पर 8 मिनट लगता है। ठीक है, 8 मिनट लगता है। बी आपका सही उत्तर है यहाँ पे। इस प्रश्न को क्लास एक बार देखते हैं। जब हम निर्वात की बात करते हैं तो इसका मतलब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो लाइट जो है वो सबसे तेज किस में ट्रेवल करता है? वैक्यूम में ट्रेवल करता है। उसके बाद हम देखेंगे वो एयर में ट्रेवल करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, तो सबसे तेज जो लाइट है वो आपकी ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर वाटर में, फिर ग्लास में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे तेज वैक्यूम में, ठीक है, फिर एयर में, फिर उसके बाद आपका वाटर में और फिर ग्लास में। ठीक है, इस प्रश्न में एक बार हम इसको फिर देखते हैं। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ठीक है, वैक्यूम भले नहीं दिया गया लेकिन एयर ऑप्शन में दिया गया है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। एक बार आप लोग भी इसको कंफर्म करके बताइएगा। 72 का मुझे जो उत्तर सही लग रहा है वो है सी। ठीक है, कि अगर हम लाइट को स्पीड देखेंगे इन डिफरेंट मीडियम में, तो सबसे तेज तो जो लाइट है वो आपकी ट्रेवल करती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद एयर होगा, फिर वाटर होगा, फिर ग्लास होगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन में आपको यहाँ पर एयर दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं बी। 73rd का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 मिनट लगते हैं। 74th क्वेश्चन को क्लास हम देखते हैं, क्या बोला गया है। When light enter the earth atmosphere, it get scattered. रीजन फॉर स्कैटरिंग इज, बताइए। जब लाइट अर्थ में, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे यूवी रेस पहुंचती है तो वो स्कैटरिंग होती है। किसके वजह से? डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, गैस मॉलिक्यूल की वजह से, वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, या फिर ओजोन लेयर की वजह से। स्कैटरिंग के पीछे का जो कारण है वो क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरीके के डस्ट पार्टिकल आपके प्रेजेंट होते हैं, स्मोक प्रेजेंट होते हैं, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन में, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, या फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। टिंडल इफेक्ट देखिए, यहाँ पर जब लाइट, फ्लैश लाइट आप चमका रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पर ये रेज आपको दिख रही हैं, और यहाँ पर मिक्सचर यूज किया गया है वाटर एंड मिल्क का। तो टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वाटर एंड मिल्क के सॉल्यूशन में, मिल्क या स्टार्च के सॉल्यूशन में। बी आपका सही उत्तर है। दूध और मंड का घोल टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण होता है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की स्कैटरिंग की वजह से प्रकीर्णन के इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए धुआं भी आपका हो गया। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? द कलर विच इज लीस्ट स्कैटर्ड बाई फोम और स्मोक इज, कोहरे और धुएं द्वारा किस रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है? तो बैगनी रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, या फिर लाल रंग का। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपने जब रेनबो को पढ़ा होगा तो आपने विबग्योर पढ़ा होगा। विबग्योर, ठीक है, सबसे ऊपर आप देखते हैं वॉयलेंट, और आर किस लिए है? रेड है। और सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है? वो होता है रेड का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
सबसे कम स्कैटरिंग जो होती है वो रेड की होती है। कलर विच इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग और अ स्मोक इज रेड कलर, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो वॉयलेट कलर है, बैगनी कलर है, उसका प्रकीर्ण स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी। विप क्योर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग अगर हम देखेंगे तो वॉयलेट की होगी, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा इस कलर की होगी और सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर की होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं 77वें क्वेश्चन को। यहाँ पे पढ़िए 77वें क्वेश्चन क्या दिया गया है। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, ठीक है। अभी देखिए, जो डेंजर सिग्नल है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर वो इंस्टॉल किया जाता है रेड कलर का, ठीक है। These can be easily seen from a distance because among all the color, red light is scattered the most by the smoke or a fog is scattered the least by the smoke or a fog, move fastest in the air is absorbed the most by the smoke or a fog। तो अभी हमने देखा है जो रेड कलर है उसमें सबसे कम स्कैटरिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब काफ़ी दूर से हमें दिख जाएगा। कभी भी डेंजर साइन होता है वो आपको लाल कलर का दिखता है, जहाँ पर भी डेंजर कुछ चीज़ है वो रेड कलर की होती है क्योंकि वो दूर से अपीयर होती है, उसमें स्कैटरिंग कम होती है, ठीक है। तो 77 का जो आपका सही उत्तर है इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द स्मोक और अ फॉग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। दोनों प्रश्न देखिए क्लास सेम ही है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कौन सा कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, स्कैटरिंग उसमें सबसे लीस्ट होती है, कम होती है बाय द फॉग और स्मोक। तो आपने बता दिया कि रेड में सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वॉयलेट कलर की होगी। यहीं पर उस पर दूसरा प्रश्न जो पूछ लिया गया वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लिया गया। कहीं पर भी अगर हम देखते हैं डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर में स्कैटरिंग बाय फॉग और स्मोक जो होता है वो सबसे लीस्ट होती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और अ सनसेट। निम्न में से वह कौन सा संगत उत्तर है जिसमें कहा गया है कि सूर्य उदय और अस्त होते समय दृश्यगत रूप से प्रमुखता प्रतिभासिक होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे लाल कलर, लालिमा, सूर्य की लालिमा, जब सनराइज होता है तब भी आपको सूर्य की लालिमा देखने को मिलती है, जब सनसेट होता है तब भी। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है अब आप सभी को पता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, इसीलिए डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज हमें लाल कलर का प्रतीत होता है, ठीक है। लाल कलर दिखता है, लालिमा दिखती है। बी आपका सही उत्तर है। तो देख लीजिए स्कैटरिंग से ही रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आने वाले परीक्षा के लिए हमेशा याद रखिएगा विप ग्योर की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे कम स्कैटरिंग हमें रेड कलर की देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वॉयलेट कलर की देखने को मिलेगी। इसीलिए कम स्कैटरिंग होती है, इसी वजह से हम देखते हैं रेड कलर का यूज़ हमेशा डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली बाय सीइंग बाय यूजिंग, ठीक है। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी इमेज आपको देखनी है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? दूर स्थित लंबी बिल्डिंग की पूरी लंबाई को किस दर्पण के माध्यम से आप देख सकते हैं? कोई दूर स्थित एक बहुत लंबी सी बिल्डिंग है, आपको उसको देखना है तो आप यहाँ पर किस दर्पण का यूज़ करेंगे ये बोला गया है। कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, प्लेन मिरर का या बोथ कॉनकेव एंड प्लेन मिरर? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, इस बड़ी सी बिल्डिंग को हमको एक किसमें देखना है? हमको एक मिरर में देखना है, इसकी पूरी इमेज एक मिरर में हमें देखनी है। तो यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, 18th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं क्या दिया गया है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जब कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी तो मैंने आपसे क्या कहा, एक बड़े से ऑब्जेक्ट को एक छोटी सी इमेज उसकी हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
मैंने यही आपको बताया ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दूर पे है, उसे आपको एक मिरर में देखना है, तो यहाँ पर किस मिरर का प्रयोग आप करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बोला गया है जब हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो जो इमेज हमको मिलती है वो वर्चुअल मिलती है, इरेक्ट मिलती है, लार्जर मिलती है देन दी ऑब्जेक्ट। मतलब एक छोटे से ऑब्जेक्ट की अगर हमें बड़ी सी इमेज देखनी है तो यहाँ पर हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करेंगे। यही चीज़ बोली गई है ना। जैसे अगर आपको मेकअप करना है, ठीक है, मेकअप करना है और आपको आंखों में काजल लगाना है और आप चाहते हैं आपकी आंखें खूब बड़ी बड़ी दिखे और आराम से आप काजल लगा पाएँ, तो आप कॉन्केव मिरर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनलार्ज बड़ी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पीछे आती हुई बड़ी सी गाड़ी देखनी है मिरर में, तो यहाँ पर आप चाहेंगे उस गाड़ी की जो छोटी सी इमेज आपको आपके शीशे में दिखे तो आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बोला गया है यहाँ पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में अब उसकी पोजीशन पूछी गई है कैसी होनी चाहिए। तो 80 का जो आपका सही है वो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस एक्सिस, मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस एक्सिस के मध्य होनी चाहिए। डी आपका सही उत्तर है। अब देखो, मिरर यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। व्हीकल में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप अपने गाड़ी के जो किनारे वाले जो मिरर्स होते हैं उसमें आप देखते हैं ना पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही, कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए कौन से मिरर का यूज़ होगा? वो मिरर का यूज़ होगा जो कि एक बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटी सी इमेज फॉर्म करके आपको उस मिरर में दिखाए। और ये कौन सा मिरर है? ये आपका बताइए, 80 का आपका सही उत्तर, 81 का आपका सही उत्तर क्या है? वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे कि पहले प्रश्न में पूछा गया था, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बड़ी सी बिल्डिंग को आपको एक मिरर में देखना है, उसकी इमेज आपको मिरर में देखनी है। मतलब उस बड़ी सी बिल्डिंग की एक छोटी इमेज आपको अपने मिरर में चाहिए, तो आप किस मिरर का यूज़ करेंगे? आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जब आप गाड़ी चलाते हैं, पीछे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, आप उसको अपने मिरर में देखना चाहते हैं, मतलब एक बड़े से ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज आपको चाहिए, तो आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे अगर एक छोटे से ऑब्जेक्ट का बड़ी इमेज आपको चाहिए तो आप कॉन्केव मिरर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो बी आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल या नॉट रिलेटेड। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो 82 का जो आपका सही उत्तर है वो है इक्वल। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर की बात यहाँ पर की गई है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो फॉर्म हो रहा है वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका होगा, इक्वल। द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज, जो इमेज आपके मिरर के बिहाइंड फॉर्म होती है उसे हम किस तरीके की इमेज कहते हैं? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पार्शियल इमेज या फुल इमेज? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और 83 का जो आपका सही उत्तर है वो है वर्चुअल इमेज। जो इमेज मिरर के बिहाइंड फॉर्म होती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, बताइए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कर्व्ड आउटवर्ड होती है, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान रखिएगा। 84 का सी आपका सही उत्तर है। अब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली या फिर ऑल मिरर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पर 85 का जो आपका सही उत्तर है वो है किसी भी तरीके का मीडियम आपका हो उन सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। डी आपका सही उत्तर है। No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be only plane, only concave, convex या फिर either plane or a convex. इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इरेक्ट मिरर आपको मिल रही है। आप दर्पण के चाहे कितनी दूर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा दिखता है। तो किस तरीके का दर्पण होगा? सीधा दिख रहा है तो आप को पता है प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। डी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर।
A ball is held 40 centimeter in the front of plane mirror. The distance between the ball and the image is 40 centimeter, 80 centimeter, 120 centimeter, 160 centimeter. इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 87 का जो आपका सही उत्तर होगा वो है 80 सेंटीमीटर। बोला गया है जो बॉल है वो आपकी कहाँ पर है, इज हेल्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द इमेज इज, तो ये आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 × 40 हो जाएगा। गेंद से प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया, गेंद से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसके बीच की दूरी की बात की गई है, तो ये 2 × 40 हो जाएगा जो कि 80 के बराबर आपका होगा। 88 क्वेश्चन को देखते हैं क्लास, क्या दिया गया है यहाँ पर। What would be the position of image if a object is placed between the focus and the pole of a concave mirror? ठीक है, फोकस और पोल के बीच में कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, या एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, बिहाइंड द मिरर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज फॉर्म होगी। क्लास एक काम करते हैं, इन सारे जो क्वेश्चंस को ये इमेज के थ्रू मुझे आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं साइंस के वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इमेजेस फॉर्म्ड बाय concave mirror, थोड़ा सा इसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, ये इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ये आपको दिख रहा है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आपकी कॉन्केव मिरर की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इमेज कैसी है, बिहाइंड द मिरर। इमेज बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना छोटा है लेकिन इमेज इतनी बड़ी फॉर्म हो रही है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, ये आपको दिख रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज जो है वो आपकी इन्फिनिटी में फॉर्म होगी। ये साइंस में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जो बच्चे अभी साइंस नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स नहीं पढ़े, उनको दिक्कत हो रही होगी इसमें, मैं मान सकती हूँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब देखिए इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, इसको देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया गया है। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और कर्वेचर के मध्य में है। ये कर्वेचर है, ये फोकस है, उसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो इमेज आपको मिल रही है वो बियॉन्ड द कर्वेचर, ठीक है, सी के बियॉन्ड मिल रही है। ये इमेज रियल है लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी इमेज आपको दिख रही है, और जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कर्वेचर पे रख दिया है, ठीक है। ये कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आपका लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी इन्वर्टेड उल्टी फॉर्म होगी, रियल फॉर्म होगी और कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द कर्वेचर, ये कर्वेचर है, इसके बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर रखा है तो यहाँ पे जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो बिटवीन द कर्वेचर और फोकस में आपकी फॉर्म हो रही है। ये रियल है, इन्वर्टेड है लेकिन स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर मेनली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कर्वेचर, फोकस की जब हम बात करते हैं, इनके बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं तो इमेज भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे फॉर्म होती है। इमेज आपकी इन्वर्टेड है, रियल है या इनलार्ज है, ये इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा गया है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी, तो इमेज जो है वो फोकस पे आपका बनेगी
और इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर होगी। तो ये कॉन्केव मिरर की हमने बात की है। कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग लोकेशन पे रखा है तो इमेज भी आपकी अलग अलग जगह पे फॉर्म होगी। जब हमने इमेज को कहाँ पर रखा था, यहाँ पर देखो, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पर देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन द फोकस एंड द यहाँ पे पोल के मध्य, तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही थी, मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही थी, वर्चुअल थी, इरेक्ट थी और इनलार्ज थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको इसीलिए बता दिया। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करते हैं वहाँ पर भी चीज़ें दी गई है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं थोड़ा और आसान तरीके से आपको मिरर को पढ़ाने का प्रयास करूँगी, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड साइंस वाला नहीं है उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए। और अगर नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट मैं उनको एक टेबल प्रोवाइड कर दूँ जिसको वो जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर लगा लीजिएगा आप, और एग्ज़ाम में अपीयर होने के पहले उसको याद ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन मैं समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगी अगले क्लास में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न इंडिया, साथ ही साथ अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बोले तो इनके प्रश्न बहुत ही आसान थे, लेकिन यहाँ पे जो साइंस के प्रश्न हैं उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ, मतलब वो वही पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही डिस्कस अभी हम करेंगे साइंस के। कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए। और लास्ट में जाते जाते ऐश्वर्या मैम फिर एक ही बात कहेंगी कि हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन खुद पर भरोसा ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अपने पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है। जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, गुरु को, किसी को भी, आप उन पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। एक समय ऐसा आएगा जब आप भी क्वालिफाई कर लेंगे और अपनी ड्रीम जॉब करेंगे। तो हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है। एकदम नकारात्मक गलत चीज़ें कभी भी किसी के लिए मत बोलिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। सही समय आने पर सफलता ज़रूर मिलेगी। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो धन्यवाद क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ, लेकिन वो सारे प्रश्न आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन ही होंगे। ऑल द बेस्ट। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।